स्टूडेंट, आज हम लोग एक कंटेम्प्रेरी इशू पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये कंटेम्प्रेरी इशू है, अभी 2 जनवरी को भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया। और उस पुस्तक के विमोचन के संदर्भ में, जो पुस्तक कश्मीर से रिलेटेड थी, इन्होंने कहा कि कश्मीर कश्यप ऋषि की भूमि के नाम से जानी जाती है, तो संभवतः इनका नाम भी उनसे रिलेटेड होना चाहिए। ये पुस्तक का नाम था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेस। 2 जनवरी को माननीय गृह मंत्री जी ने इसकी, आप कह सकते हैं कि इसका विमोचन किया दिल्ली में एक कार्यक्रम में। और इन्होंने कहा कि कश्मीर को कश्यप की भूमि के नाम से जाना जाता है और हो सकता है कि उनके नाम से कश्मीर का नाम पड़ा हो। जैसे ही ये बात माननीय गृह मंत्री महोदय ने कही, तो कश्मीर के नामकरण के संदर्भ में एक बड़ा, कह सकते हैं कि न्यूज़ चलना प्रारंभ हो गई कि क्या ये नाम अब से परिवर्तित होगा, कश्मीर का नाम बदला जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। व्यापक पैमाने पर मीडिया में ये खबरें चलने लगी। और आज हम उसी विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं कि सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी राज्य के नाम का परिवर्तन, राज्य के सीमा का परिवर्तन, राज्य के आंशिक सीमा और नाम के परिवर्तन के संदर्भ में किस तरीके से संवैधानिक प्रावधान हैं और कैसे इसको बदला जा सकता है। और फिर हम लोग कश्मीर के इतिहास में कश्यप ऋषि और जिनकी भी भूमिका रही है उसको जांच करने की कोशिश करेंगे और आधुनिक काल तक कश्मीर को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कश्मीर एक बड़ा ही मुख्य मुद्दा रहा है हमेशा भारत के संदर्भ में। और अभी इस मुद्दे को इस पुस्तक के विमोचन और नाम के संदर्भ में दिए गए वक्तव्य के साथ बड़े पैमाने पर न्यूज़ में देखा जा सकता है। हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के संदर्भ को लेते हुए इस विषय को प्रकाशित करने की कोशिश आज यहां कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है और ऐसा संसद ने बहुत बार किया भी है। इस अनुच्छेद 3 के तहत ये कहा जाता है कि राज्य की विधानसभा की राय से किसी भी राज्य के उसके आकार, उसके नाम आदि को परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत यह है कि राज्य की विधानसभा की राय संसद के ऊपर बाध्यकारी नहीं है इस अनुच्छेद के तहत, और संसद राज्य सरकार की राय को न भी मानते हुए और नाम परिवर्तन या क्षेत्रों का परिवर्तन कर सकता है। और इस तरीके का परिवर्तन सबसे लेटेस्ट जो देखने को मिल रहा है वो जम्मू कश्मीर के ही संदर्भ में हमें देखने को मिल रहा है, जब 2019 में इससे रिलेटेड नाम परिवर्तन, क्षेत्र को समाहित करके अलग अलग भागों में विभक्त करने की स्थिति हमने देखी है। खैर, अब हम लोग ऐतिहासिक संदर्भ को देखें कि भाई ये कश्मीर का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, कश्यप ऋषि की भूमि के रूप में ये कैसे जाना जाता है, या फिर इसके लिए और भी माइथोलॉजिकल बिलीफ या हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, क्या हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट समझिए कि कश्मीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये भी अलग अलग संदर्भों में बदलता हुआ दिखाई देता है कई बार। कश्मीर का मतलब होता है कि सूखा जमीन, ठीक है, सूखे जमीन के संदर्भ में कश्मीर का अर्थ लिया जाता है। बृहद संहिता में कश्मीर शब्द का प्रयोग जगह के लिए हुआ है तथा कश्मीरा शब्द वहां के रहने वाले लोगों के लिए कहा गया है। राजतरंगिणी, जो कश्मीर के इतिहास पर व्यापक पैमाने पर केंद्रित भी है, इसमें और पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी कश्मीर शब्द की पुष्टि होती है। हालांकि राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु माना जाता है और अष्टाध्यायी में भी कश्मीरा शब्द का उल्लेख
हमें देखने को मिलता है। एक प्रमुख इतिहासकार जीएल ने अपनी किताब कश्मीर थ्रू एसेज में लिखा कि कश्मीर दो शब्दों क अर्थात जल और समीर अर्थात हवा से मिलकर बना है। सूफी रचनाओं में भी कश्मीर के संदर्भ में व्यापक पैमाने पर व्याख्या हमें देखने को मिलता है, जिसके अनुसार कश्मीर में कस अर्थात दरार और मीर अर्थात पर्वत और इन दोनों शब्दों से बना हुआ कश्मीर की बात कही जा रही है। जम्मू कश्मीर के सरकारी वेबसाइट की बात अगर जो की जाए तो यह विभक्त होता है का यानी पानी और सिमीर अर्थात सूखना, अर्थात पानी से जो सूखी हुई भूमि है उसको कश्मीर नाम दिया जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से अगर जो हम देखें तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। कश्मीर के इतिहास के संदर्भ में अगर जो हम बात करें तो हमें दिखाई देता है कि हिंदू माइथोलॉजी में नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर घाटी पहले सीतसर झील थी, जिसमें जलोद्भव नामक एक राक्षस रहता था। कश्यप ऋषि ने बराह मूला की पहाड़ी का एक हिस्सा काटकर झील को सुखा दिया और इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम कश्यपपुरा पड़ा, जिसे बाद में कश्मीर नाम से जाना जाता है। अभी की जो बात माननीय गृह मंत्री महोदय ने कही वो कहीं ना कहीं इस बिलीफ से जुड़ा हुआ था और यहीं से ये न्यूज पूरी तरह से फ्लैश हुआ कि क्या इसका नाम परिवर्तन होना है नहीं होना। ये तो संसद का विशेषाधिकार है कि वो क्या करेगी नहीं करेगी। एज ए स्टूडेंट हम लोगों को इस पूरी विषय वस्तु को जानना चाहिए और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। सूफी लेखक ख्वाजा मोहम्मद आजम दीदामरी ने अपनी फारसी में लिखी पुस्तक वाकियाते कश्मीरी में कश्यप ऋषि के जगह पर काशिफ जिन का उल्लेख किया है। इन्होंने कहा कि आजम के बेटे बद्दुइन ने कश्मीर को आदम हवा की कहानी से जोड़ने की कोशिश की है। फिर ह्वेनसांग ने इसे बौद्ध धर्म से जोड़ने की कोशिश की। कश्मीर का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य हमें 1960 के दशक में बुर्ज होम की खुदाई से मिलता है। श्रीनगर से थोड़ी दूरी पर यह बुर्ज होम नवपाषाणिक स्थल की प्राप्ति हुई है, जिसकी खुदाई में टीएन खजांची उस टीम के निदेशक थे। इन्होंने इसकी खुदाई की और संगठित धर्म का साक्ष्य हमें मिलता यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नवपाषाणिक बस्तियां हैं, रहन सहन और तमाम सारी चीजें हमें यहां देखने को मिलती है। इस खोज में हमें व्यापकता से कश्यप ऋषि, काशिफ जिन, मध्यांतिक बौद्ध संप्रदाय, तीनों चीजों की व्याख्या देखने को मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम माइथोलॉजिकल बिलीफ में अगर जो जाते हैं तो हिंदू धर्म से संदर्भित कश्यप ऋषि दिखाई देते हैं। इसके बाद में सूफी धर्म से संदर्भित काशिफ जिन दिखाई देते हैं और ह्वेनसांग आदि लोगों ने यहाँ पर माध्यांतिक बौद्ध संप्रदाय से जोड़कर इसको और इसके स्थल को पहचानने और नामाकरण की बात कही है। चलिए कश्मीर के इतिहास को अब हम लोग ऐतिहासिक साक्ष्यों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल की बात करें तो जितनी सारी चीजें देखने को मिलती है, नवपाषाण काल में लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व के आसपास कश्मीर में बुर्ज होम की बस्तियां हमें देखने को मिलती है। यहां से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, शवों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं और खेती के सबूत भी मिले। बुर्ज होम मतलब ये जमीन के अंदर टीले को बनाकर उसमें रहा करते थे, अत्यधिक ठंड था तो उसको देखते हुए। ठीक है, बाद के कालखंड में बौद्ध शासक 250 ईस्वी पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी तक कश्मीर के संदर्भ में व्यापक पैमाने पर जानकारी हमें मिलती है। उसके पहले मौर्य शासक अशोक के समय में भी हमें कश्मीर की जानकारी मिलती है और कहा जाता है श्रीनगर को कश्मीर में श्रीनगर को बसाने में अशोक की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और अशोक के समय बौद्ध धर्म प्रचार के दृष्टिकोण से भी कश्मीर का उल्लेख कई बार हमें देखने को मिलता है। दूसरी शताब्दी में कुषाण वंश के शासक चूंकि मूल रूप से बौद्ध ही थे तो इसलिए कश्मीर के क्षेत्र सीधे तौर पर इनके साम्राज्य के अंग में थे, तो इन्होंने व्यापक पैमाने पर यहां कश्मीर को जीता था कनिष्क ने और यहां पर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी
और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संदर्भित बहुत सारी चीजें प्रचलित हमें देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म का केंद्र के रूप में भी कश्मीर दिखाई देता है और व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में भी कश्मीर हमें देखने को मिलता है 2री शताब्दी ईस्वी के आसपास। खासकर इसके बाद के समय में जब शैव और वैष्णव संप्रदायों का व्यापक पैमाने पर प्रसार हुआ तो कश्मीर शैव और वैष्णव संप्रदाय का भी एक बहुत ही प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होता दिखाई देता है और इसके भी बहुत व्यापक साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर जो हम बात करें तो हिंदू राजवंश ऐतिहासिक काल की हम और बात करें और आगे की बात करें तो राजतरंगिणी के अनुसार 724 ईस्वी से लेकर 761 ईस्वी तक कश्मीर का शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ था। और ललितादित्य मुक्तापीड़ के विषय में कहा जाता है कि बड़ा ही प्रतापी शासक था। 14 साल तक इसने सैन्य अभियान किया जिसमें अफगानिस्तान, पंजाब, बिहार, बंगाल तक के क्षेत्र, उड़ीसा तक के क्षेत्र को इसने जीता और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना इनिशियली जरूर इसने की, लेकिन बाद के कालखंडों में ये साम्राज्य जिसको जीता था वो उससे बाहर होते चले गए। बावजूद इसके ललितादित्य मुक्तापीड़ कारकोट वंशीय शासक था जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध शासक था कश्मीर के संदर्भ। कारकोट वंश यहां पर 7वीं से 9वीं शताब्दी तक शासन करता दिखाई देता है और इसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने की थी। इसके बाद 855 ईस्वी से 1012 ईस्वी तक यहां कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन रहा जिसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी और इस वंश की अंतिम शासक थी महारानी दिद्दा जिसके विषय में बहुत सारी कथा कहानियां प्रचलित है। इसके बाद लोहार वंश का शासन स्थापित हुआ जो कि 1339 ईस्वी तक यहां पर लोहार वंश का शासन रहा। संग्राम राजा ने इस वंश की स्थापना की थी और इन्हीं के शासन काल में गजनी का आक्रमण भी हुआ। खास करके इस क्षेत्रों में गजनी ने कश्मीर पर 2 बार आक्रमण करने की कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हो सका और उसे बहुत व्यापक पैमाने पर नुकसान भी झेलना पड़ा। प्रोफेसर आंद्रे विक अमेरिकी इतिहासकार हैं। इन्होंने अपनी किताब अल हिंद में उल्लेख किया है कि ललितादित्य ने चीन के सिंजियांग प्रांत का बड़ा हिस्सा जीत लिया। तो इस तरीके से ललितादित्य मुक्तापीड़ बहुत प्रतापी शासक था और उसने बड़े क्षेत्रों को जीता था। खैर, हम लोग बात कर रहे थे लोहार वंश की जहां पर संग्राम राजा ने इसकी स्थापना की थी और 1339 तक यहां पर इसकी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। 1015 ईस्वी में गजनी ने कश्मीर पर आक्रमण किया पर इसकी सेना सफल नहीं हो सकी और दुर्गम क्षेत्रों में फंसकर बहुत व्यापक नुकसान उसे देखने को मिला। इसके बाद फिर उसने लौह कोट पर दोबारा आक्रमण करने की कोशिश की, बावजूद इसके वो सफल नहीं रह सका और इस तरीके से गजनी का आक्रमण कश्मीर पर सफल नहीं हो सका। यदि हम मध्यकाल की बात कर रहे हैं, मध्यकाल में और आगे देखें तो 14वीं शताब्दी में शाह मीर 1339 में ने कश्मीर में पहला मुस्लिम शासक वंश का स्थापना किया। कश्मीर में सूफी इस्लाम का भी सूफी धर्म का भी बड़ा प्रभाव रहा और धार्मिक सहिष्णुता की भी स्थिति देखने को मिली। इसके बाद की अगर जो हम बात करें तो मुगल शासन काल में 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिलाया था। 1586 ईस्वी मुगल शासकों ने विशेषकर जहांगीर और शाहजहां कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता से बड़े व्यापक पैमाने पर प्रभावित था और इसने कश्मीर को धरती के स्वर्ग के रूप में व्याख्यायित करने और पहचानने की कोशिश भी की। मुगलों के बाद कुछ समय तक यहां दुरानी वंश का भी शासन रहा लेकिन कोई प्रभावी शासन दुरानी वंश का नहीं रहा। इसके बाद आप देखेंगे तो अफगान और सिख शासन की स्थापना कश्मीर पर हुई। 1752 ईस्वी में अफगान शासकों ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया और इस तरीके से अब अफगान शासकों के अधीन कश्मीर चल रहा था। महाराजा रंजीत सिंह ने 1819 में कश्मीर पर हमला करके कश्मीर को अपने अधीन कर लिया और 1819 से 1846 तक कश्मीर सिख साम्राज्य का अंग बना रहा। 1846 ईस्वी में अमृतसर की संधि के बाद गुलाब सिंह डोगरा को 75 लाख रुपए के एवज में कश्मीर और लेह लद्दाख बेच दिया अंग्रेजों ने और वहां से यहां पर डोगरा वंश की स्थापना हुई। डोगरा वंश भारत पाकिस्तान विभाजन तक यहां शासन करता रहा
और डोगरा वंश का शासन, सबसे अंतिम जो शासक थे वो 1925 ईस्वी में राजा हरि सिंह यहाँ के शासक बने। 1947 में जब भारत की आज़ादी हुई, भारत को आज़ादी मिली, तो 3 तरीके के प्रावधान उसमें दिए गए थे। पहला प्रावधान था कि भाई जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र है वो भारत और पाकिस्तान डोमिनियन में बढ़ जाएगा। दूसरा था कि जो प्रिंसली एस्टेट थे वो या तो भारत के साथ जुड़ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएंगे। तीसरा कंडीशन इसमें था कि प्रिंसली एस्टेट चाहे तो खुद स्वतंत्र भी रह सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से राजा हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र बनाए रखने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इसी समय पाकिस्तानी आर्मी ने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर पर हमला इतना भीषण था कि श्रीनगर में कत्लेआम की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। राजा हरि सिंह ने जब भारत से मदद मांगी तो भारत की सरकार ने कहा कि भारत में विलय के प्रस्ताव पर ही भारत की सरकार कश्मीर में कोई सैन्य हस्तक्षेप करेगी या उनको मदद करेगी। ऐसा कहा जाता है कि श्रीनगर से चुपके से निकलकर राजा हरि सिंह जम्मू आए और यहां इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। विलय पत्र पर भी हस्ताक्षर विशेष कंडीशन में हुआ। कश्मीर का विलय भारत के संविधान का एक छोटा सा अलग प्रावधान है, जिसमें भारत के संविधान के तहत ही कश्मीर को आंतरिक स्वतंत्रता दी गई और कहा गया कि आंतरिक रूप से कश्मीर वो अपने संविधान के तहत शासित होगा और विदेश संचार और सेना के मामले में ही सीधे तौर पर वो भारत से जुड़ा होगा और आंतरिक रूप से उसकी विधानसभा व्यापक पैमाने पर कार्य करेगी। कश्मीर पर शासन चलने लगा, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, शासन चलने लगा। 1990 के दशक में यहां पर अलगाववादी आंदोलन की शुरुआत होती दिखाई देती है, जिसे हम आतंकवाद की संज्ञा भी देते हैं और आतंकवादी गतिविधियां यहां पर बड़े पैमाने पर बढ़ने लगी। 90 आते आते यहां पर हिंदू कश्मीरियों को व्यापक पैमाने पर कत्लेआम करके भगा दिया गया और यहीं से यहां पर राष्ट्रपति शासन की स्थापना हुई और धीरे धीरे करके आज तक कश्मीर, हालांकि अब बहुत हद तक शांति सुव्यवस्था स्थापित होने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी व्यापक पैमाने पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार हो रहा है, पाकिस्तान प्रायोजित टेररिज्म का शिकार हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की सरकार ने कश्मीर पर बड़े ही व्यापक कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो 370 धारा 370 जिसके तहत कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए गए थे, उसको भारत की सरकार ने खत्म कर दिया और 35A को भी खत्म कर दिया, जिसके तहत कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार दिए गए थे, जिसमें था कि नौकरियों में सिर्फ कश्मीर के लोगों को ही आरक्षण मिलेगा, बाहरी लोग यहाँ पर घर नहीं बना सकते, जमीन नहीं खरीद सकते। इन सारी चीज़ों को हटाकर भारत के मुख्य धारा में मुख्य राज्य के रूप में उसको जोड़ने की कोशिश की गई है। भारत सरकार बड़ी तीव्र गति से यहाँ पर कार्य कर रही है, विकासात्मक गतिविधियां संचालित की जा रही है और धीरे धीरे करके व्यापक पैमाने पर भारत सरकार का प्रयास है कि इस क्षेत्र में शांति सुव्यवस्था स्थापित की जाए, ताकि धरती का यह स्वर्ग सच में व्यापक पैमाने पर स्वर्ग की अहमियत को धारित करते हुए भारत के नाक के रूप में व्यापक पैमाने पर अवस्थित रह सके।